हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ज्योग्राफी की नई क्लास लेके आया हूँ। आज से आपकी मैप की क्लास स्टार्ट हो रही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी आपकी पूरी हो चुकी है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे आप साथ में पॉलिटी की आपकी पूरी क्लासेस प्रियांशु सर ने बहुत ही सही तरीके से कंप्लीट करवा दी है। आप वहाँ पे पॉलिटी की क्लासेस भी देख सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, कमेंट खास करके जरूर करें, क्योंकि आपके जो भी डाउट्स हैं और जो भी चीज़ें आप हमसे पूछना चाहते हैं वो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम सारे कमेंट को सीरियसली देखते हैं और उसका जो भी जवाब बनता है हम जरूर देते हैं। ठीक है, हमारा टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है और उसका मॉक टेस्ट जो है पिछले टेस्ट से कल से स्टार्ट भी हो गया है। और टेस्ट का स्टैंडर्ड जो है ऑलमोस्ट यूपीपीसीएस के लेवल का ही है। आपको पेपर देखने में थोड़ा आसान भी लग सकता है, थोड़ा टफ भी लग सकता है, लेकिन जब आप एग्जाम दे के निकलेंगे तो आपको एग्जैक्टली वही फीलिंग आएगी जो यूपीपीसीएस 2021 का पेपर देने के बाद आपको आया था। तो ये टेस्ट सीरीज डेडिकेटेड उसी के लिए है। बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया है और उनका रिस्पॉन्स कमोवेश बहुत अच्छा रहा है। इसके लिए हमने बाकी जो टेस्ट सीरीज का प्लान है उसमें पहला मॉक टेस्ट सबके लिए ओपन था। उसके बाद से 11 और टेस्ट हैं जिसमें 4 फुल टेस्ट है और बाकी जो टेस्ट है वो क्या कहते हैं पार्ट टेस्ट है। ठीक है, हर वाइज सब्जेक्ट वाइज है। आपका करंट अफेयर प्रॉपर टाइप इसमें करवाया जाएगा, हर महीने एक महीने का करवा के, और उसके बाद में 4 फुल टेस्ट लिए जाएंगे। हर टेस्ट के साथ में आपको डिस्कशन और डिटेल्ड आंसर मिलेगा। उसके बाद में इसकी फ़ी आपको बता दी जा रही है, आप इस माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और जो भी चीज़ें हैं आप इसमें देख लें, नोट कर लें। नंबर आप खास करके ज़रूर नोट करें, 6396743810। ठीक है, इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, जो पेमेंट का नंबर है वो आप देख लीजिए, 9582150596। ठीक है, उसके अलावा आप हमारे साथ जुड़े तो उसके लिए आप प्रियांशु दुबे ऑफिशियल पे टेलीग्राम लिंक पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं, जो भी वीडियोज़ आते हैं, या जो भी हम अलग अलग टाइम पे जो भी चीज़ें, जैसे मेंस की हम आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, तो जो बच्चे मेंस दे रहे हैं या जो नहीं भी दे रहे हैं उनके लिए एक आंसर राइटिंग का मौका मिल रहा है, डिटेल्ड एनालिसिस मिल रही है उनके एक आंसर की। उसके अलावा यूट्यूब चैनल पे आप हमारा है ही, इसको लाइक सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पेज पे भी जाएं और उसके अलावा टेलीग्राम पे हमारा इंश्योर सिविल सर्विसेज नाम से भी एक पेज है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज है हमारा, वहाँ पे मात्र 100 बच्चों का कैप है। एडमिशन ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, आखिरी कुछ सीट बच गई हैं, तो उसके बाद हम उससे ज़्यादा बच्चे नहीं लेते, क्योंकि हमारा मकसद भीड़ जुटाना नहीं है। हमारा मकसद है कि हम जितने बच्चों को पर्सनली गाइड कर सकें। एक बहुत ही सेलेक्टेड टीम है, इसमें अधिकतर लोग हैं जो जॉब में है, सेलेक्टेड है, तो मनी मेकिंग किसी का भी मुद्दा है ही नहीं, बल्कि अधिकतर लोग सेवा भाव से ही हैं यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो फ़ी जो है बहुत लिमिटेड है और उसके बाद में बच्चों की हमें स्पेशल लिमिट रखें। हमें रिजल्ट चाहिए, हमें भीड़ नहीं जमा करना है। ठीक है, 100 की कैप है, लगभग 75-80 के आसपास एडमिशन हो भी चुके हैं, तो 20-25 सीट बची हुई है। टेलीग्राम ग्रुप में हम रेगुलर जानकारी देते रहते हैं कि कितने बच्चों की हो गई, किनकी हो गई। जिनका हो जाएगा उनका हम एक अलग ग्रुप बना देंगे टेलीग्राम पे, और उसके माध्यम से वो रेगुलरली वहाँ पे अपडेट पाते रहेंगे और जो भी चीज़ें हैं तो आप उसमें हमारे साथ जुड़िए। उसके अलावा जो मुख्य मुद्दा है आज का, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे हैं, वो है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका का हमारा मैप। ठीक है, इस मैप में आपको लगभग 1 घंटे से कम समय में पूरा का पूरा मैप मिलेगा और आप देख लेंगे इतनी जानकारी शायद ही कहीं पे किसी की भी, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में दिया गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें आपको जाननी है ऑलमोस्ट कमोवेश आपको यहाँ पे मिल जाया करेगा। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का मैप देखने के पहले हम देखेंगे कि विश्व में ये कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये जो है इक्वेटर है ना, ये विश्व का मानचित्र है, उसमें एक इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा का ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो उत्तरी गोलार्ध के देश हो गए उसको उत्तर बोल देंगे, जो दक्षिणी गोलार्ध का देश हो गया उसको दक्षिण बोल देंगे। आप एशिया, यूरोप, ये भी एशिया का ही पार्ट है, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये सारे देश महाद्वीप देख रहे हैं आप। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है, तो अमेरिको वेस्पुसी के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो
जब उन्होंने उस बड़े भूभाग की खोज की तो उसको सोचा क्या नाम रखे, तो एक का नॉर्थ अमेरिका कर देते हैं, एक का साउथ अमेरिका कर देते हैं। ठीक है। एक और चीज़ है जो यहाँ जानने लायक है कि यहाँ जो कलेक्टिवली आपको ये जो हिस्सा है ना, ये मैक्सिको देश है, यहाँ कैरेबियन कंट्रीज है, और यहाँ आपको साउथ अमेरिका हो गया। ये तीनों को, मैक्सिको, कैरेबियन कंट्रीज और साउथ अमेरिका को, है ना, इनको कलेक्टिवली लैटिन अमेरिका बोल दिया जाता है। लैटिन अमेरिका का मतलब क्या है? वह देश जहाँ लैटिन भाषा बोली जाती है। लैटिन भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? तो रोमांटिक भाषाएं भी उनको बोला जाता है, जो कि बेसिकली यूरोप की इटालियन से निकलने वाली भाषाएं हैं। ठीक है। तो स्पेनिश उसमें मुख्य हो जाती है, फ्रेंच हो जाता है, और पोर्टुगीज, ये तीनों जो मुख्य भाषाएं हैं, और इटालियन। तो ये जिस जिस देशों पे यूरोपियनों ने कब्जा जमाया, स्पेशली इंग्लिश जहाँ पे नहीं थे, तो जिन हिस्सों पे ये इस तरह की भाषाएं बोली जाती थी उसको लैटिन बोला गया। तो ये एक बड़ा भूभाग है जो आपको दिखाया गया। ठीक है। अब हम आएंगे साउथ अमेरिका के मैप पे, ये उसके बारे में, वहां तक पहुंचने का एक रास्ता था। ठीक है। तो साउथ अमेरिका पे आने के पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि इस भूभाग में कहाँ पे क्या कहते हैं, कौन कौन से देश हैं। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल 13 कंट्री है। ठीक है। हम 13 के 13 कंट्री को याद करेंगे, जानेंगे कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, उसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ब्राज़ील। जैसे साउथ अमेरिका नाम याद आता है तो हमें लगता है कि वहाँ ब्राज़ील है। ठीक है। जो फुटबॉल फॉलो करते होंगे वो भी जानते होंगे, और जो नहीं करते हैं वो भी जानते हैं। नेमर का नाम जानते होंगे फुटबॉल में काफ़ी लोग। तो ये आप देख सकते हैं, ये ब्राज़ील का मैप है। ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का। ब्राज़ील के ठीक ऊपर में है फ्रेंच गुयाना। ठीक है। फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना के ठीक बगल में सूरीनाम है। फ्रेंच गुयाना किस लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंच गुयाना से जो हमारे यहाँ सैटेलाइट लॉन्च होते हैं तो श्रीहरिकोटा में होता है। वैसे विश्व के जो सैटेलाइट लॉन्च का जो सबसे फेमस लोकेशन है, सबसे सेफेस्ट लोकेशन है, वो फ्रेंच गुयाना है। और भारत की भी जो कुछ बड़ी सैटेलाइट्स होती हैं, ज़्यादा वेट की सैटेलाइट होती है, उनको जब हम श्रीहरिकोटा में अभी सक्षम नहीं हो पाए तो हम फ्रेंच गुयाना ला के लॉन्च करते हैं। ठीक है। वो आप देखेंगे जो लॉन्चिंग सिस्टम होता है वो हमेशा पूर्वी तट पे होता है, क्योंकि धरती जो है पूरब से पश्चिम की तरफ मूव करती है। ठीक है। तो अगर हम पूर्वी तट पे लॉन्च करते हैं तो क्या होगा, अगर गलती से वो असफल होता है तो वो कहाँ गिरेगा? समुद्र में, क्योंकि धरती जो है थोड़ी आगे तब तक बढ़ चुकी होगी। ठीक है। तो वो समुद्र में जाके गिरेगा। लेकिन अगर हम उल्टे तट पे करेंगे तो क्या होगा, धरती के घूर्णन की वजह से वो जब फैल हो जाएगा तो वो कहाँ आके गिरेगा? वो फिर देश के ऊपर में आके गिरने की संभावना बन जाएगी। ठीक है। इसीलिए हमेशा पूर्वी तट पे होता है। आप देख रहे हैं सूरीनाम है। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं कई बार हमारे मूल के होते हैं। जब गिरमिटिया के लिए बहुत सारे लोगों को यूपी और बिहार से अंग्रेज ले गए थे दूसरी जगहों पे, तो उसमें से सूरीनाम भी एक था। तो भारतीय मूल के बहुत सारे लोग हैं। भोजपुरी यहाँ बोली जाती है, हिंदी बहुत प्रमुखता से बोली जाती है। इसके ठीक बगल में आपको फ्रेंच गुयाना याद था, तो गुयाना आप याद रखेंगे, उसके बगल का देश। ठीक है। 3 देश जो है यहाँ पे छोटे छोटे आपने देख लिए। उसके बाद में वेनेजुएला है, जो तेल के उत्पादन के लिए फेमस है, और जहाँ की स्थिति अभी आर्थिक रूप से बहुत खराब हो गई थी। आपने देखा था भगदड़ मच गया था। लोग जो है दूसरे देश में, कोलंबिया जो कि उनके तुलना में अमीर देश नहीं है, वेनेजुएला के पास तो बहुत तेल है, तो कंपेरेटिवली अमीर देश है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कोलंबिया तक जाने के लिए तैयार थे। तो ये स्थिति मच गई थी। उन्होंने मुद्रा को बहुत बार मैनेज करने की कोशिश भी की, लेकिन हर तरीके से उनकी आर्थिक नीति असफल रही। ठीक है। उसके बाद में कोलंबिया है। कोलंबिया ड्रग के लिए आप देखते होंगे, ड्रग में बहुत ज़्यादा नाम आता है इनका, तो उसके लिए ये कुख्यात बोल सकते हैं। उसके जस्ट नीचे में इक्वेडोर है। ये इसको आप इक्वेडोर को इक्वेटर से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये लगभग इक्वेटर पे है, और इसकी राजधानी भी जो है क्योटो प्रोटोकॉल मत सोचना। ठीक है ना। क्योटो कहाँ था? वो जापान में था। ये क्विटो है। ठीक है। क्विटो जो है ऑलमोस्ट इक्वेटर पे है, और क्या कहते हैं, ये काफ़ी ऊंचाई पे एंडीज पर्वतमाला पे है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर साल भर लगभग 13 डिग्री होता है। तो इक्वेटर पर होते हुए भी ऑलमोस्ट इसका टेम्परेचर 13, 15, 17 डिग्री ऐसा टाइप का होता है। ठीक है। उसके ठीक नीचे में पेरू है। आप देख रहे हैं ये वाला नीले कलर का। ठीक है। पेरू को आप पेरुवियन करंट, हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। पेरू यहाँ एक जलधारा बहती है जो ठंडी जलधारा होती है, उसका हम इम्पैक्ट और असर भी आगे देखेंगे। तो
उसी के नाम पे या उस देश के नाम पे इसका नाम पेरू पड़ा है। ठीक है, पेरू के बाद में आप चिली देख रहे हैं। चिली ये दुनिया का सबसे लेटिट्यूडनल विस्तार वाला देश है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार सबसे ज़्यादा है, लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन इसका सबसे ज़्यादा है। आप देख रहे हैं लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक। सबसे बड़ा विस्तार वाला देश नहीं है, सबसे बड़ा विस्तार वाले ये रसिया, इससे ज़्यादा विस्तार है, लेकिन अक्षांशीय विस्तार जितना इसका है उतना किसी का नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अर्जेंटीना है, जो फुटबॉल के लिए मेसी का नाम जानते होंगे, अर्जेंटीना के। और ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना वैसे ही कंट्री है जैसे भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर जैसा मुकाबला होता है, वैसे ही ब्राज़ील और अर्जेंटीना में फुटबॉल को लेकर होता है। ठीक है, हालांकि इन दोनों के बीच में बाउंड्री जो है काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इन दोनों में मतलब पारंपरिक रूप से प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, उसके बाद में अर्जेंटीना से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ उरुग्वे आता है। ठीक है, उरुग्वे समुद्र किनारे है, इसकी जो राजधानी है मोंटेविडियो, और अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस एयर्स, और चिली की जो राजधानी है, ये तीनों लगभग एक ही लैटिट्यूड पे, एक ही अक्षांश पे है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक किसी ने नहीं पूछा है, लेकिन कल को पूछ सकता है। ठीक है, तीन राजधानी लगभग एक ही अक्षांश पे आ रहे हैं, और ये दोनों जो है मोंटेविडियो और ब्यूनस एयर्स, ये यहाँ पे रियो डी ला प्लाटा है, एस्चुरी है, नदी जहाँ पे अपना जल आगे गिराती है, तो वहाँ पे ये दोनों उसी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, मोंटेविडियो, और ये मोंटेविडियो हो गया, ये ब्यूनस एयर्स हो गया। ठीक है, ये सारे कंट्री देख लिए, 11 कंट्री हमने देख ली, 2 भी बच गया। 2 कंट्री क्यों बच गया? क्योंकि हमने समुद्र के किनारे से सारी तरफ देखना चालू किया है ना, हमने इधर से देखना चालू किया, हम सब देखते आ गए। लेकिन 2 कंट्री ऐसी थी जो समुद्र किनारे थी ही नहीं, जैसे भारत में, एशिया में आप देखते हैं नेपाल है, भूटान है, तो वैसे ही इनके पास में बोलीविया है, पराग्वे है, जिनका समुद्र के साथ में कोई ये नहीं, बॉर्डर नहीं है, बाउंड्री शेयर नहीं करते। पराग्वे का तो फिर भी है, पराग्वे रिवर है यहाँ पे, तो वो जब आती है पराग्वे रिवर, तो वो इसमें आके मिल जाती है, तो उनके पास एक आउटलेट मिल जाता है नदी के थ्रू समुद्र तक पहुँचने का। ठीक है, हालांकि वो ऑब्वियसली अर्जेंटीना के थ्रू होके जाएगा, लेकिन एक आउटलेट है उनके पास में, लेकिन बोलीविया के पास में वो भी नहीं है। ठीक है, 2 कंट्री कौन सी हो गई जो जिनके पास में लैंडलॉक्ड है, जिनके पास समुद्र नहीं है, बोलीविया और पराग्वे। तो एक तरीका ये हो गया याद करने का। दूसरे तरीके से हम देखेंगे और कैसे याद होगा, तो ब्राज़ील जो है सारे कंट्री के साथ में अपनी बाउंड्री बनाता है, इसके साथ, 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 इसके साथ। बस 2 कंट्री जिसके साथ में नहीं बनाता है, एक चिली और एक इक्वेडोर। ठीक है, इक्वेडोर इक्वेटर पे है, और इक्वेटर जो है ब्राज़ील से भी गुजरता है ना, लेकिन उसके साथ में बाउंड्री नहीं बनाता है ब्राज़ील। ठीक है, इक्वेडोर के साथ में। दूसरा, चिली सबसे बड़ा एक्सटेंशन है, ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, इसका सबके साथ बाउंड्री बना रहा है, लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार है उसी के साथ में नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ये 2 देश है जिनके साथ नहीं बना रहा है, बाकी सबके साथ बना रहा है। मतलब कितने देशों के साथ ब्राज़ील बना रहा होगा बाउंड्री? तो टोटल 13 देश आपने देख लिए यहाँ पे है, 2 के साथ नहीं बनाया, एक वो खुद हो गया, तो 3 कम हो गए, मतलब 10 देशों के साथ में बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, अब कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेंगे, ठीक है, ताकि मतलब हमें समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या है। तो इसका लेटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो 1228 से 5559 है। ठीक है, 1228 नॉर्थ से 5559 साउथ तक। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि इक्वेटर यहाँ से गुजर रहा है ना, 3 देशों को टच कर रहा है, एक इक्वेडोर को, एक यहाँ पे आपका कोलंबिया होगा, और एक ब्राज़ील हो गया। 3 देशों से इक्वेटर गुजरती है यहाँ पे, इससे ये इतना ऊपर है, कितना ऊपर? 1228। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जानिए कि बस उतना ऊपर। और उसके बाद ये नीचे भी है, ये नीचे हो गया 5559, है ना। ओके, तो उसके बाद में आप देख रहे उसका इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, ये हो गया 92 वेस्ट पश्चिम, और ये हो गया आपका 2851, मतलब 28 वेस्ट से 92 पश्चिम में। भारत कहाँ अवस्थित है? पूर्व में। भारत कहाँ अवस्थित है? नॉर्थ में। ये कहाँ अवस्थित है? नॉर्थ और साउथ में, लेकिन पूर्व में नहीं, पूरा का पूरा पश्चिम में। ठीक है,
इसका साइज जो है कॉन्टिनेंट में चौथा है, ठीक है। ब्राज़ील जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, आबादी में भी है और क्षेत्रफल में भी है, दोनों चीज में, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसका जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है वो 7640 किलोमीटर है। ये यहां से यहां तक जब आप देखेंगे 7640 है, और यहां से यहां तक जब आप देखेंगे तो 4990 किलोमीटर है, ठीक है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप मतलब दिमाग में रखें, कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएगा। और ये लैटिन अमेरिका का पार्ट है, शुरू में मैंने बता दिया लैटिन अमेरिका क्या है, और लगभग हिस्सा इसका सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब ये किधर से क्या घिरा हुआ है, तो ये जो हिस्सा है, ये वाला आप पूरा यहाँ देख रहे हैं, ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। दक्षिण में जो है ये अंटार्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक, ठीक है। अंटार्कटिक महासागर जिसको सदर्न ओशन भी बोलते हैं, दक्षिण महासागर भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। अटलांटिक महासागर का ही यहाँ पे हिस्सा है कैरिबियन, ठीक है। कैरिबियन सी, कैरिबियन सागर। तो कैरिबियन सागर को अगर अलग से मानते हैं तो ऊपर में कैरिबियन सागर, नीचे में अंटार्कटिक महासागर, पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में पैसिफिक प्रशांत महासागर, ठीक है। नदियां कौन कौन सी हैं, तो आपको ये जो लाल रंग का आपको दिख रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रिवर बेसिन को बांटने वाला इलाका है, ठीक है। यहाँ तक इस नदी का रिवर बेसिन है, वहां तक इस नदी का रिवर बेसिन है, ठीक है। तो ये रिवर बेसिन को बांटने का इलाका है, तो उसमें हम देखेंगे मुख्यतः 6 मुख्य रिवर बेसिन है, हम उन सब की चर्चा करेंगे और उसके अलावा फिर आगे दूसरी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है, अमेजन रिवर बेसिन जो है, आप देख रहे हैं ऐसे 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 आते हुए, जैसा जैसे मेरा पेन चल रहा है वैसे वैसे ये अमेजन रिवर बेसिन है ना, ये इतना बड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि पूरे मैप का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो अमेजन रिवर बेसिन है, ठीक है। इसीलिए शायद हम ब्राज़ील को मैं ब्राज़ील बोल रहा हूँ, साउथ अमेरिका को हम अमेजन के, मतलब जैसे हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो अमेजन के सदाबहार वन और अमेजन रेन फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती, ठीक है। तो अमेजन हो गया। ये दूसरा जो है हमारा, आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 लिखा हुआ, ठीक है, ये हमारा है नेग्रो रिवर बेसिन, ठीक है। रियो नेग्रो देख रहे हैं, रियो का मतलब रिवर होता है, ठीक है, लैटिन में। तीसरा आप देख रहे हैं ये ओरिनेको है, ठीक है। ओरिनोको को भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ये बृहद डेल्टा बनाता है, ठीक है। चौथा जो है टोकनटिन, आप देख रहे हैं टोकनटिन, तो ये टोकनटिन जो है ये यहाँ पे है, ये अमेजन के ऑलमोस्ट पैरेलल है और दोनों एक ही साथ लगभग अपना डेल्टा बनाते हैं, ठीक है, एक ही साथ अटलांटिक महासागर में लगभग मिलते हैं। उसके बाद में है सैन फ्रांसिस्को, आप यहाँ पे देख रहे हैं सैन फ्रांसिस्को, ये ब्राज़ील के पूर्वी भाग में है, पूरा का पूरा पूर्वी भाग में है। उसके बाद में ला प्लाटा रिवर बेसिन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम थोड़ी डिटेल में देखेंगे। और ये यहाँ पे आप देख लीजिए, ये ला प्लाटा रिवर बेसिन है, ठीक है, रिवर बेसिन है, ये काफ़ी बड़ा रिवर बेसिन है ये भी। और इसमें मुख्य नदियां कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी पराना है, पराग्वे है, सलादो है और बरमेजो है, ठीक है। बरमेजो का नाम हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और ये क्या करती है, रियो डी ला प्लाटा में जाकर मिल जाती है। यहाँ पे क्या है, रियो डी ला प्लाटा, ये एस्चुरी है, ठीक है, ये एस्चुरी है और इसी में आके ये गिर जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये तीनों नदियां पहले पराग्वे, पराना और सालाडो सारा मिलके यहाँ पे वापस आ जाती है और ला प्लाटा नाम से, फिर रियो दी प्लाटा, ठीक है। रियो दी ला प्लाटा इसका नाम क्यों है, रियो का मतलब तो नदी होता है और ये एस्चुरी को नदी बोल रहा है, ठीक है। तो रियो मतलब ला प्लाटा, ये जो तीनों नदियां जब मिल गई तो ये यहाँ पे ला प्लाटा हो गई, ठीक है, तीनों मिलने के बाद में। तो ला प्लाटा का नदी, ठीक है। तो ये जो एस्चुरी है लगभग 30 किलोमीटर लंबी है, ये लगभग नदी के स्वरूप में है, आप देख रहे हैं ऐसे घुसा हुआ है, तो ये लगभग 30 किलोमीटर अंदर है, ठीक है, और नदी के स्वरूप में है, इसीलिए इसको रियो दी ला प्लाटा भी बोल देते हैं। और इसी पर मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्यूनस आयर्स यहाँ पे है, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, और मोंटेविडियो जो उरुग्वे की राजधानी है वो यहाँ पे है।
दोनों इसी पे है। ठीक है, उसके बाद में ये जो नदियां हैं पराग्वे, पराना, सलाडो, तो ये सब जो है आपस में नेचुरल बाउंड्रीज बनाती हैं, अलग मतलब अलग अलग देशों के साथ में। कोई ब्राज़ील पराग्वे बना रहा होगा, कोई क्या कहते हैं पराग्वे और अर्जेंटीना बना रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अमेजन रिवर बेसिन। ठीक है, अमेजन जो रिवर बेसिन है ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी रिवर बेसिन, सबसे लंबी, लंबी मैं बोल रहा हूँ दूसरी। ठीक है, सबसे लंबी जो है कौन सी है, सबसे लंबी जो है नील नदी है। ठीक है, नील नदी है, इसका 6500 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है सबसे ज्यादा है, वॉल्यूम में मतलब मात्रा में, जल ग्रहण के मात्रा में, जल ग्रहण क्षेत्र के मामले में, इन सारी चीजों में ये नंबर 1 है। ठीक है, क्योंकि इसका जल ग्रहण क्षेत्र आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, पानी भी ये ज्यादा मात्रा में ले जाती है। ठीक है, और लंबाई इसकी दूसरी सबसे लंबी है, 6500 किलोमीटर। ठीक है, तो अच्छा ऐसा क्या है कि, अच्छा वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, कि यहाँ सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार वन होते हैं यहाँ पे, आगे जब वो आएगा टॉपिक तब हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसका सोर्स क्या है, एंडीज माउंटेन में है, पेरू में। ठीक है, पेरू आपने देखा यहाँ पे है, तो यहीं पे इसका, यहीं से ये निकल रही है। ठीक है, एंडीज माउंटेन में। माउथ कहाँ है इसका, मकापा पे, ब्राजील में। ठीक है, मकापा यहाँ पे इसका माउथ है। ठीक है, उसके बाद मडायरा जो है इसकी सबसे बड़ी नदी है, जैसे गंगा यमुना है तो ऑलमोस्ट वैसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है मडायरा और अमेजन। ठीक है, रबर, यहीं पे रबर की खोज हुई थी। ठीक है, कहाँ पे खोज हुई थी रबर की, यहीं पे हुआ था। और जो मॉडर्न रबर आज के डेट में बोलते हैं, तो इन्हीं जंगलों में निकला था वो। और यहाँ की एक फेमस ट्राइब है गुइकास। ठीक है, और यहाँ के सदाबहार जो वन है, डेंस फॉरेस्ट है, सेल्वास, तो अमेजन के घने जंगल आप कहीं भी जानते होंगे, तो वो यहीं पाए जाते हैं। और अनाकोंडा जैसे बड़े बड़े सांप भी यहाँ पाए जाते हैं। अब क्यों पाए जाते हैं यहाँ, उस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों होता है, और कहीं मतलब वो इतना बड़ा मैप है तो वो और कहीं नहीं हुआ। आप देख लो, ये है एंडीज पर्वतमाला, है ना, दुनिया की दूसरी नहीं, सबसे बड़ी पर्वतमाला, दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला। इसने एक लाइन खींच दी ऑलमोस्ट, जैसे पश्चिमी घाट ने अपने पश्चिमी तट पे लाइन खींचा था ना, कुछ वैसे ही और ज़्यादा लंबे तरीके से और ज़्यादा ऊंचे तरीके से इसने लाइन खींच दी है। ठीक है, ये जो है आपने इक्वेटर देखा हुआ है, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के पास में गर्म जलधाराएं चलती रहती है पैरेलली विषुवत रेखा के, ऐसे ऐसे चल रही है। ठीक है, गर्म जलधारा जहाँ चलती है वहाँ क्या होता है, वहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, इवोपरेशन ज़्यादा होता है। तो जब ज़्यादा इवोपरेशन होता है तो वहाँ पे जो हवाएं हैं उसमें आर्द्रता ज़्यादा होगी। ठीक है, उसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, वेट होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से उसमें नमी ज़्यादा होगी। अब जब ये जलधाराएं चल रही हैं और ये इधर की तरफ हवा आ रही है, ठीक है, इधर आ रही है तो वो बारिश करती हुई आ रही है, और यहाँ पे आके इसको ये रोक ले रही है एंडीज। तो सारा का सारा बारिश कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो इस क्षेत्र में काफ़ी बारिश होती है, इक्वेटर के पास में है, गर्मी ज़्यादा है, समुद्र भी काफ़ी संख्या में है, तो हवा में आर्द्रता भी ज़्यादा है, और एंडीज पर्वतमाला भी है, और वो भी इस शेप में है ना, तो वो भी इसको प्रॉपर रोक ले रहा है। और उसकी वजह से यहाँ बहुत वर्षा होती है, अच्छी वर्षा होती है, और यहाँ सदाबहार बन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ओरिनिको रिवर बेसिन आपको बताया जाएगा। सोर्स क्या है, ये गुयाना हाईलैंड में पाई जाती है। ठीक है, ओरिनिको आप देख रहे हैं, ये ओरिनिको है, वो गुयाना हाईलैंड जो है यहाँ पे है, इस हिस्से में। तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, गुयाना हाईलैंड के बारे में। तो ये कहाँ पे निकलती है, गुयाना हाईलैंड से निकलती है। इसका माउथ जो है अटलांटिक ओशन में निकलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अटलांटिक ओशन, ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन में ही वो जाके, अटलांटिक महासागर में जाके वो मिल जाता है। ठीक है, और वो बड़ा डेल्टा बनाता है। ठीक है, रिवर बेसिन जो है ये लानोस, ठीक है, लानोस से कवर्ड है। ये जो इसका अधिकतर इलाका है वो लानोस से कवर्ड है। ठीक है, लानोस क्या है, घास के मैदान है। किस प्रकार के घास के मैदान है, सवाना टाइप के घास के मैदान है। ठीक है, सवाना टाइप के घास के मैदान की क्या खासियत होती है, सवाना टाइप के जलवायु की क्या खासियत होती है। तो सवाना टाइप का जो जलवायु होता है
वहाँ बहुत दूर दूर तक घास होगा, उसमें पेड़ इक्का दुक्का पाए जाएंगे, कुछ कुछ मात्रा में पाए जाएंगे। बिग कैट जो बड़े जानवर हैं उनको वहाँ पे अटैक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि घास के मैदान में वो छिप छिप के आते हैं, उनके लिए अटैक करना बड़ा दूर तक दौड़ा कर वो शिकार कर सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे ये पाई जाएगी, बहुत ज़्यादा घना जंगल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में एंजल फॉल, ये गलती मत कर देना, एंजल फॉल जो है दुनिया का सबसे ऊंचा फॉल नहीं है, था, अभी नहीं है। वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस जो है वो ऑथराइज्ड है वो ऊंचाई नापने के लिए। तो उसने बोला कि भाई इससे ज़्यादा ऊंचा जो है टुगेला साउथ अफ्रीका का, ठीक है, ये सबसे ऊंचा है। तो उसने बोल दिया इसकी ऊंचाई उससे कम है, तो हम मानेंगे कम है, ठीक है। तो पहले इसी को माना जाता था कि एंजल फॉल जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो ओरिनोको रिवर पे पाया जाता है, ठीक है। पराना रिवर बेसिन जो है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये क्या है, ब्राजीलियन हाईलैंड, ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड है यहाँ पे, ये हिस्सा हम आगे अच्छे से देखेंगे। वहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है, आप देख रहे हैं पराना, ठीक है, पराना इधर से निकल रहा है और इसका आउटफ्लो कहाँ हो रहा है, रियो डी ला प्लाटा। इसमें आके पैराग्वे पहले मिल गया, पैराग्वे रिवर मिलने के बाद में सलाडो रिवर मिल गया और ये मिलके ला प्लाटा हो गया और ये रियो डा ला प्लाटा में जाके मिल गया, ठीक है। ये क्या करता है, बाउंड्री बनाता है पैराग्वे और ब्राज़ील के पास में। आप देख रहे हैं ये कंट्री जो है पैराग्वे है और ये ब्राज़ील है, तो ये ब्राज़ील के साथ में बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, वर्ल्ड प्रीवियस लार्जेस्ट वाटरफॉल है ये, ठीक है। जैसे वो प्रीवियस टॉलेस्ट था, सबसे ऊंचा वाटरफॉल था, तो वैसे ही सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है इगुआजो जो है वो पराना पे पाया जाता है, ठीक है। अब ये भी सबसे ऊंचा नहीं, ठीक है। इसका आउटलेट कहाँ पे है, हाँ, आउटलेट ये क्या कर रहा है, ये पराग्वे को एक समुद्र में जाने का रास्ता दे रहा है। इस नदी के माध्यम से वो समुद्र तक जा सकता है और फिर आगे जो कि इसकी जलमार्ग से विश्व में जहाँ भी पहुँचना है पहुँच सकता है, ठीक है। इटापू जो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा डैम है, इटापू वो इसी रिवर पे है, ठीक है। और बरमेजो जो इसकी सहायक नदी है, जो यहाँ ऐसे आके मिल जाती है, आप जानते हैं कि यहाँ से मकर रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा को वो 2 बार काटती है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। उसका ला प्लाटा के बारे में आपको एनफ जानकारी दी जा चुकी है, लगभग 30 किलोमीटर लंबी है। मोंटेवीडियो इसी पे है, ब्यूनस आयर्स इसी पे है और पराना और उरुग्वे नदी इसी में आके मिलती है, ठीक है। अब एंडीज पर्वतमाला के बारे में हम देखेंगे। मैंने उस मैप में आपको थोड़ा सा जानकारी दे ही दिया था, ठीक है। तो एंडीज पर्वतमाला लगभग यहाँ से शुरू होके ऐसे करके ऐसे जाती है। यहाँ ये स्पष्ट रूप से 2 हिस्सों में बट जाती है, एक को ओक्सीडेंटल बोलते हैं, एक को ओरिएंटल बोलते हैं। ओरिएंटल का मतलब होता है पूर्वी, ओक्सीडेंटल का मतलब होता है पश्चिमी। तो जो पूर्वी दिशा में बह गया है, निकल गया है, वो हो गया ओरिएंटल, और जो पश्चिमी दिशा में ये वाला निकल गया वो ओक्सीडेंटल हो गया। ये ओरिएंटल हो गया, ये ओक्सीडेंटल हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इस इलाके में जहाँ पे बोलीविया है, बोलीविया के पास में इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ भी ये लगभग 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। इसके बीच में हाईलैंड है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम है। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि दुनिया की जितनी बड़ी पर्वत चोटियाँ हैं वो आपको पता है हिमालय और हिमालय के आसपास की जो पर्वत चोटियाँ हैं, ट्रांस हिमालय, पामीर नॉट, कुल्लू सान, ये जो इलाका है, इन्हीं इलाकों में अधिकतर दुनिया की सबसे ऊंची टॉप चोटियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद में जो टॉप चोटी है वो सारी की सारी फिर यहाँ पे है ना। इसकी भी ऊंचाई लगभग 7000 मीटर, मतलब लगभग 7 किलोमीटर के आसपास है, 6960 किलोमीटर 60 मीटर। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ है, ठीक है। ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो हुआ करती थी और ये हाईएस्ट पीक है आउटसाइड एशिया, ठीक है। और ये किस देश में है एकांकागुआ, ये यहाँ पे है और ये अर्जेंटीना में पाई जाती है ना, अर्जेंटीना में पाई जाती है। और ये कितने देशों में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये 7 देशों में फैला हुआ है एंडीज पर्वतमाला जो है, ठीक है। वेनेजुएला में है, वेनेजुएला आप देख रहे हैं यहाँ पे, वेनेजुएला के बगल में कोलंबिया था, कोलंबिया में भी है। उसके बगल में इक्वेडोर की तो राजधानी इसी पे है, तो उस पर तो होगा ही। पेरू में भी है, चिली में भी है,
ठीक है, बोलीविया में भी है और अर्जेंटीना में भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपने देख लिया। इसमें जो गलती आपसे करवा ली जाएगा एग्जाम में वो ये है कि वो ऑप्शन में आपको ब्राजील दे देगा, बाकी आपको कोई भी ऑप्शन देगा आप शायद कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तीनों देश तो गिना और फ्रेंच गिराना सुरीनाम ये तो ज़्यादा दूर थे ही, ठीक है। हाँ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन पराग्वे में हो सकता है कि वो यहाँ पे है, और उरुग्वे में भी नहीं होगा क्योंकि ये तो पूर्वी तट पे है, ठीक है। पराग्वे में भी नहीं होगा क्योंकि पता है थोड़ा दूर में। लेकिन ब्राज़ील का चूंकि आप जानते हैं कि विस्तार बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा, लेकिन वो दूर है एंडीज से। तो ब्राज़ील आपको याद रखना है कि ब्राज़ील में नहीं है एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। एंडीज रेंज सबसे ज़्यादा चौड़ा कहाँ पे? बोलीविया के पास में, आपने देख लिया। 2 हिस्सों में बढ़ जाता है वो आपने देख लिया, और 2 हिस्सों के बीच में जो एल्टीप्लानो, ठीक है, एल्टीप्लानो यहाँ जो ये बनता है हाईलैंड, इसको एल्टीप्लानो बोलते हैं, जो दोनों के बीच में आता है, ठीक है। कोर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल और कोर्डिलेरा ओरिएंटल के बीच में, ठीक है। इसके और 2 जो ऊंची चोटियां हैं इन दोनों के नाम आप देख लें, याद रखना ठीक रहेगा, इल्लीमानी और सेरो ओजोस डेल सलाडो। सेरो ओजोस डेल सलाडो दूसरा नंबर है और तीसरा नंबर इल्लीमानी है, ठीक है। अब हम गयाना हाईलैंड के बारे में देखेंगे। आपको गयाना यहाँ पे दिख रहा है। और अच्छा, हाईलैंड और ये कैसे पता चलता है फिजिकल मैप में कि कौन सी जमीन ऊंची है कौन सी जमीन नीची है, कैसे पता चलता है? ठीक, तो आप देखेंगे इसमें किसी भी मैप में अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया गया है। कहीं पे पूरा गहरा हरा है, कहीं हल्का हरा है, कहीं हल्का पीला है, कहीं गहरा पीला है, कहीं पूरा भूरा है, ब्राउन है, ठीक है, कहीं डीप ब्राउन है। तो ये जो कलर है, जैसे जैसे वो हरा से पीला और पीला से ब्राउन होता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो इलाका है ये ज़्यादा ब्राउन है, तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई है, ठीक है। ये हल्का पीला है तो यहाँ कंपेरेटिवली कम ऊंचाई है, लेकिन ये हल्का पीला और हरा के बीच में है तो यहाँ ऊंचाई कम है, लेकिन फिर भी थोड़ी ऊंचाई है, घास के ये मैदान है मतलब। और ये देख रहे हैं कि ये ज़्यादा हरा है, तो ये मतलब लगभग समुद्र तट के की ऊंचाई के बराबर में, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो इलाका है, यहाँ पे क्या है, पीलापन लिए हुए है, तो ये जो है हाईलैंड है, ठीक है, ज़्यादा ऊंचाई वाला इलाका है, प्लेट्यू टाइप का आप मान सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, ये गुयाना का हाईलैंड कहाँ पे है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका का पूरा मैप अगर आप देखेंगे तो उसका उत्तरी हिस्सा में आता है ये। कौन कौन सी कंट्री है? तो ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील तो आप देख ही रहे इतना बड़ा है, तो ब्राज़ील भी आ रहा है। थोड़ा सा गुयाना तो आएगा ही, ये नाम भी गुयाना का नाम पे है इसका। सूरीनाम भी आ रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे है सूरीनाम। और उसके अलावा थोड़ा सा फ्रेंच गुयाना का भी पार्ट है, ठीक है। बेसिकली ये इतने पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा वेनेजुएला भी इसमें आ जाएगा, ओके, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डेंसली फॉरेस्टेड है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होगी। इधर से ही बारिश आ रही है, सारी बारिश यहीं से आ रही है, इक्वेटर एकदम से है पास में, और पवनें भी वहाँ पे बह रही हैं उसी डायरेक्शन में, तो वहाँ पे बारिश होती है काफ़ी मालूम, ठीक है। इसके अलावा इसकी क्या खासियत है? नेबलिना, 3014 मीटर ऊंची जो चोटी है नेबलिना, वो जो ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी है। ब्राज़ील में एंडीज नहीं है तो उसकी ऊंचाई कम होगी, ठीक है। तो ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी नेबलिना यहीं पर है, ठीक है। उसके बाद में ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ये ब्राज़ील में भी था गुयाना, लेकिन ब्राज़ीलियन हाईलैंड जो है वो बेसिकली इस वाले हिस्से को कहते हैं, है ना। ये वाला जो हिस्सा है ये बेसिकली ब्राज़ीलियन हाईलैंड बोलते हैं, ठीक है। ये अटलांटिक कोस्ट का से स्टार्ट होता है और लगभग ब्राज़ील के पश्चिमी हिस्से तक चला जाता है ना। ये माइंस के लिए, खदानों के लिए बहुत फेमस है, कहवा उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और अपने प्लांटिंग क्या कहते हैं कैटल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इन चीज़ों के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये आप देख रहे हैं कि ब्राज़ील को बेसिकली 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो अमेजन के घने जंगल और दूसरा जो है आपका हाईलैंड वाला इलाका, ठीक है। तो ये दोनों ही अब ब्राज़ील का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो अभी हम हाईलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हाईलैंड में 2 इलाके हो गए, एक जो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई भी है, और एक जो मैदान टाइप का है, ठीक है। तो एक वन वाला जो इलाका है, कोनिफेरस वन हो जा रहा है, तो वो हाईलैंड का रीजन हो गया, ठीक है। और एक इसका जो सूखा वाला हिस्सा हो गया वो कैंपोस हो गया, ठीक है। कैंपोस आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी आपने लानोस देखा था यहाँ पे,
है ना। तो लानोस को के बारे में आपको बताया गया था, ये सवाना घास के मैदान जैसा है, तो वैसा ही ठीक है कैंपोस भी, है ना। कैंपोस भी सवाना घास के मैदान जैसा ही है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा लानोस किसी मतलब सवाना घास का मैदान जो ब्राजील में उसका क्या नाम है, या जो साउथ अमेरिका में है उसका क्या नाम है, तो लानोस और कैंपोस दोनों हो जाएगा। अगर सिर्फ ब्राजील की बात करेंगे तो कैंपोस हो जाएगा, अगर वेनेजुएला की बात करेंगे तो लानोस हो जाएगा। सॉरी, प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रोसो, ठीक है। माटो ग्रोसो आप देख रहे हैं, माटो ग्रोसो, तो ये जो इलाका है ये माटो ग्रोसो है। थोड़ी ऊंचाई है, पीलापन लिए हुए, इसका मतलब ये प्लेट्यू है, हाईलैंड है, तो ये प्लेटो माटो ग्रोसो है। ये जो मेन हाईलैंड था उससे थोड़ा सा अलग एक और हाईलैंड हो गया प्लेटू ऑफ माटो ग्रोसो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है माटो ग्रोसो कहाँ है, तो आप बता देंगे ब्राजील में है। अगर साउथ अमेरिका पूछ रहे हैं तो और अच्छी बात है, आसान हो जाएगा आपके लिए। ग्रैंड चाको, ग्रैंड चाको कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ग्रैंड चाको जो आपका ये वाला इलाका है ना, ये घास के मैदान जैसा जो आपको हरा सा दिख रहा है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पेरुगुवे है, ठीक है। तो पेरुगुवे के ये किधर है, पश्चिम में। यहाँ बोलीविया है, बोलीविया के क्या है, ये उत्तर पूर्व में। और ये है आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के किधर है, ये अर्जेंटीना के पूर्व में, उत्तर में, है ना। तो ये वेस्टर्न पराग्वे में है, ठीक है, नॉर्दर्न अर्जेंटीना में और साउथ ईस्ट बोलीविया में, जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। वार्म टेम्परेट फॉरेस्ट है और ग्रासलैंड है। ये क्या है, फॉरेस्ट भी है यहाँ पे और ग्रासलैंड भी है, दोनों चीजें यहाँ पे। वार्म टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। टेम्परेट हो जा रहा है, ट्रॉपिकल से ये नीचे जा रहा है, और क्या कहते हैं मकर रेखा से लगभग नीचे जा रहा है, इसलिए टेम्परेट फॉरेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। ग्रैंड चाको का मतलब क्या होता है, ग्रैंड चाको का मतलब होता है द हंटिंग लैंड, ठीक है, उनकी लोकल भाषा में। अटाकामा डेजर्ट, ठीक है, अटाकामा डेजर्ट। तो अटाकामा डेजर्ट जो है वो बड़ा ही यूनिक जगह है, क्योंकि ये समुद्र के ठीक किनारे है। ये जो आप देख रहे हैं डेजर्ट, यहाँ पे पीलापन लिए हुए ये वाला इलाका, ये अटाकामा डेजर्ट है। और ये समुद्र के ठीक किनारे है, लेकिन फिर भी ये डेजर्ट है। और सिर्फ डेजर्ट नहीं है, दुनिया का ड्राइस्ट डेजर्ट है। उसका कारण क्या है, मैं आपको कारण अच्छे से भी समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से बहती है पेरुवियन करंट, ठीक है, जिसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। हम्बोल्ट ने नामक वैज्ञानिक ने, भूवैज्ञानिक ने खोज की थी, भूगोलवेत्ता ने, तो इसका नाम उसके नाम पे हम्बोल्ट पड़ गया, ठीक है। तो हम्बोल्ट करंट क्या है, ठंडी जलधारा है। हम जानते हैं कि अल नीनो के साल में क्या होता है, हम्बोल्ट करंट जो है ठंडी पड़ जाती है, जिसकी गर्म पड़ जाती है, जिसकी वजह से मानसून कमजोर हो जाता है। ये मानसून के क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। तो इन जनरल ये ठंडी होती है। ठंडी होने की वजह से क्या होगा, मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे कि यहाँ पे गर्म जलधाराएं चलती हैं तो बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे वाष्पीकरण इवोपरेशन ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे ठंडी जब जलधारा बह रही है तो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे बारिश कम होगी, हवा में नमी कम होगी, क्योंकि इवोपरेशन नहीं होगा। इवोपरेशन नहीं होगा तो वहाँ बारिश नहीं होगी। तो इस साइड से तो बारिश नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ ठंडी जलधारा बह रही है। तो आप देखेंगे विश्व के जितने बड़े डिजर्ट हैं वो अधिकतर ठंडी जलधाराओं के पास में। अब एक दूसरा और कारण है, ये कहाँ पे बसा हुआ है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में बसा हुआ, इस साइड बसा हुआ। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे इतनी मोटी एंडीज की पर्वतमाला है और सारे ऊंचे पर्वत भी यहीं पे है ना। तो इधर से एक तो समुद्र से इतना दूर से पानी आ रहा है, यहाँ तक आते आते खत्म हो जा रहा है, एक तो बच नहीं रहा, और जो बच भी रहा है उसको ये बारिश करने नहीं दे रहा, है ना। ये इतनी ऊंचाई है, उसको उधर जाने नहीं दे रहा। तो वृष्टि छाया क्षेत्र बन जा रहा है, रेन शेडो जोन बन जा रहा है, जिसकी वजह से उस साइड में बारिश नहीं हो रही। तो इसलिए ये ड्राइस्ट डिजर्ट है। इसमें अरिका सिटी है, अरिका नगर है इस रेगिस्तान में, अटाकामा में, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ड्राइस्ट शहर बोला जाता है जिसको, ठीक है। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे पैम्पास। पैम्पास का नाम आपने बचपन से सुना होगा, ज्योग्राफी की क्लासेस में 6-7 की ज्योग्राफी से ही पढ़ते हैं हम। तो पैम्पास ये जो दिख रहा है ये घास का मैदान है, आप बेसिकली देख सकते हैं, ठीक है। ये अर्जेंटीना का लगभग 1/5 हिस्सा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत उत्पादन वाला जगह है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती हैं। उसका कारण क्या है, इसका जलवायु टाइप जो है, इसका क्लाइमेट टाइप कैसा है, ये प्रेरी के जैसा है। प्रेरी जब हम नॉर्थ अमेरिका देखेंगे तो वो देखेंगे कि उसकी लोकेशन जो है परफेक्ट है,
ठीक है, वो टेम्परेट जोन के लगभग आसपास में आती है, वहाँ बारिश भी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, जिसकी वजह से वहाँ के और मिट्टी भी अच्छी वहाँ, तो इसलिए वहाँ पे जो उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ यहाँ पे पैम्पॉस के साथ में भी है। यहाँ पे गर्म जलधारा भी आती है, समुद्र किनारे भी है, बारिश भी हो रही है, एक साइड से जब इधर से जलधारा हवा आ रही है तो ये यहाँ पे रोक के बारिश भी करवा रही है, और टेम्परेट जोन भी है, क्लाइमेट भी अच्छा है, जिसकी वजह से बहुत उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये अपने एग्रीकल्चर के लिए फेमस है और कैटल प्रोडक्शन के लिए फेमस। यहाँ का घास अल्फाल्फा, ठीक है, जो न्यूट्रियस लेगुमिनस घास है, ठीक है, वो यहाँ के लिए बहुत फेमस है, जो ग्रेजिंग के लिए काम आता है, कैटल के खाने के काम में आता है। ठीक है, और बहुत ही उनके लिए न्यूट्रिशियस भी है। उसके बाद में आ गया पेटागोनिया प्लेट्यू। आप ये देख रहे हैं पेटागोनिया यहाँ पे है ना, तो पेटागोनिया प्रायद्वीप है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, तो इसलिए पेटागोनिया प्लेट्यू बोलते हैं। ये क्या है, पिडमोंट प्लेट्यू है। पिडमोंट का मतलब क्या होता है, मोंट मतलब पहाड़, माउंटेन, पिड मतलब फुट, पैर, ठीक है, तो फुट ऑफ माउंटेन, फुट हिल। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि एंडीज पर्वतमाला लगभग यहाँ पे खत्म हो रही है, उसके फुट हिल पे है उसके, तो इसलिए इसको पिडमोंट प्लेट्यू भी बोलते हैं। ठीक है, और रेन शेडो जोन है, क्योंकि इसमें भी बारिश यहाँ भी बहुत कम होती है, ठंडी जलधारा है यहाँ से भी, और ये जो जलधारा है ये तो बहुत ज़्यादा ही ठंडी है, तो उसकी वजह से भी यहाँ बारिश बहुत कम होती है, ऊंचाई पे भी है, उससे भी रेन शेडो बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी, और इसकी वजह से जब रेन शेडो बन रहा है तो यहाँ पे डेजर्ट बन जा रहा है, पेटागोनिया डेजर्ट। ठीक है, अब यहाँ के जो इम्पोर्टेंट लेक्स और आइलैंड है उसके बारे में मैं कुछ लेक और आइलैंड के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो लेक है टिटिकाका, ये जो आप देख रहे हैं ये है लेक टिटिकाका। ये दुनिया का सबसे ऊंचा नेविगेबल जिसपे नाव चलता हो, ठीक है, वैसा लेक है। सबसे ऊंचा लेक नहीं है, गलती मत करके आ जाना एग्जाम में, पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा नेविगेबल लेक है, लगभग 12,500 फीट। ठीक है, दुनिया का जो सबसे ऊंचा लेक है वो तिब्बत में है, और अभी रिसेंटली क्लेम किया जा रहा है कि नेपाल में जो लेक मिला है, पर्वतारोहियों ने ढूंढा है अभी साल 2 साल पहले मात्र, तो वो लेक को बोल रहे हैं कि सबसे ऊंचा लेक है। ठीक है, लेकिन ये नेविगेबल है, इस पे जहाज मतलब नाव चलते हैं। ठीक है, ये कहाँ अवस्थित है, बोलीविया और पेरू। आप देख रहे हैं ये पेरू है, ये बोलीविया, ये उनके बीच में है। ठीक है, लेक मराकाइबो, ठीक है, ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा लेक, साउथ अमेरिका, ये है लेक मराकाइबो। आप देख रहे हैं वेनेजुला के उत्तर पश्चिमी भाग में है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा लेक है, और ये अपने तेल के खादानों के लिए, उत्पादन के लिए, तेल भंडार के लिए, पेट्रोलियम भंडार के लिए जाना जाता है विश्व में। विश्व का शायद सबसे बड़ा तेल भंडार जो यही है। सऊदी अरेबिया, लोग बोलते हैं सऊदी अरेबिया में ज़्यादा है, वेनेजुएला वाले बोलते हैं मेरे पास ज़्यादा है, जो भी हो ये बहुत बड़ा तेल का भंडार है। ठीक है, और लार्जेस्ट लेक है ये साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट लेक है, आपको बता दिया गया। लेक पोपो है, ये आपको बस ये याद रखने की जरूरत है कि ये जो है लेक टिटिकाका उसके नीचे में है, यहाँ पे है। यहाँ पे आपको बताया गया था क्या था, एल्टीप्लानो हाईलैंड था, जो कि दोनों जो शाखाएं बढ़ जा रही हैं एंडीज की उसके बीच में था, तो ये लेक पोपो उसी पे है, ये भी काफ़ी ऊंचाई पे है। ठीक है, उसके बाद में अब देखेंगे गालापेगोस आइलैंड, यहाँ पे मैप में नहीं आ पाया है, यहाँ पे है गालापेगोस आइलैंड। ठीक है, गालापेगोस आइलैंड जो है किस लिए फेमस है, तो गालापेगोस आइलैंड जो है फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फर्स्ट दुनिया का पहला जो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया था वो गालापेगोस को बनाया। क्यों बनाया भाई, क्योंकि इसकी जो स्पीसीज है एकदम अलग है। ठीक है, बाकी जो देश है उनकी तुलना में इसका जो कछुआ है टोर्टोइस, उसका नाम क्या है, उसका नाम है गालापेगोस, उसी के नाम पे इस आइलैंड का नाम पड़ा है गालापेगोस। उसके अलावा यहाँ के जो पक्षी हैं, यहाँ के जो फिशेज हैं वो भी बहुत यूनिक है, और लोग जब यहाँ से यात्रा करते थे तो बीच में जब वहाँ रुकते थे गालापेगोस में तो वो कछुओं का शिकार करके खा जाते थे, बहुत टेस्टी लगता था उनको, तो उसकी वजह से ये नियर एक्सटेंशन पहुँच गया था। अब ये फिर से इसके लिए बहुत कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो कंपेरेटिवली सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई है। ठीक है, उसके बाद में फाकलैंड आइलैंड, फाकलैंड आइलैंड जिसको अर्जेंटीना वाले इस्लास मालविनास कहते हैं, इस्लास मालविनास,
ये देख लीजिए आपका फाकलैंड आइलैंड है, ठीक है। अर्जेंटीना बहुत समय से सोच रहा था कि इस पे हम अपना, चूंकि हमारे पास में है तो हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। अंग्रेज जो है इसको अपना एक्सटेंशन के रूप में यूके ब्रिटेन वाले रखे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ के लोग जो थे उनको अपना एक मतलब निवासी के रूप में मान रहे थे, पूरा पूर्ण निवासी का दर्जा भी नहीं दिया था उन्होंने। फिर अर्जेंटीना को लगा थोड़ा हम पावरफुल हुए हैं, थोड़ा और भी माहौल बनाया उसने, और 1982 में अटैक कर दिया। ब्रिटेन ने अटैक करके फिर वापस जीत लिया। अच्छा लंबा युद्ध चला, 40-50-60 दिनों का। तो ब्रिटेन ने फाइनली इसको जीत लिया। फिर यहाँ के लोगों के भी उन्हीं के साथ में रहना चाहते हैं, ब्रिटेन के साथ में। ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्री थी तो उनको लग रहा था उनके साथ रहेंगे तो ज़्यादा फायदा है, तो वो उन्हीं के साथ में रहना चाहते थे। और उसके बाद में इनको पूर्ण निवासी का दर्जा मिल गया, ठीक है, 1982 वाले युद्ध के बाद में। फिर आपने फेमस जो फुटबॉल के फॉलोअर होंगे उन्होंने जरूर नाम सुना होगा किस चीज़ का, हैंड ऑफ गॉड, ठीक है। तो 1982 के बाद में जो वर्ल्ड कप हुआ 1986 में, उसमें अर्जेंटीना वालों के लिए उनको लगा कि बदला लेने का मौका है। चलो बदला तो क्या लेंगे, युद्ध का बदला फुटबॉल मैच में क्या होगा, लेकिन जो भी एक मौका है कि हम किसी तरीके से अपने आप को दिखा सकें, है ना, कुछ तो बदला लें। तो उस मैच में जो वर्ल्ड कप का मैच था उसमें अर्जेंटीना ने यूके को इंग्लैंड को 2-1 गोल से हराया था, जिसमें दोनों गोल मैराडोना ने मारा था, और उसमें एक गोल मारा था वो आज तक का सबसे विवादित और सबसे अच्छा गोल माना जाता है, ठीक है, जिसको हैंड ऑफ गॉड बोलते हैं। उस गोल को हेड से मारा था मैराडोना ने, लेकिन उसमें हाथ भी लगा हुआ था मैराडोना का, जिसको रेफरी ने देख नहीं पाया। अगर रेफरी ने देख लिया होता तो वो गोल नहीं होता, क्योंकि हाथ से गोल नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो बाद में मैराडोना से पूछा भी गया कि आपने ये जो गोल किया है तो ये आपका हैंड से नहीं था गोल, तो उसने बोला ये गोल कुछ तो मेरे सर से था और कुछ हैंड ऑफ गॉड से था, भगवान का हाथ था इसमें, ठीक है। तो बहुत फेमस गोल है, और उसको बाद में शताब्दी का या मतलब आज तक का सबसे बड़ा बढ़िया गोल का, फुटबॉल गोल का मान्यता मिला, ठीक है। अब मैगलन स्ट्रेट और ड्रेक पासेस, दो चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो आप ये साउथ अमेरिका का मैप देख रहे हैं, है ना। साउथ अमेरिका का हम इस हिस्से को देख रहे हैं, ये जो भी है ये हिस्सा, ये जो भी आपके सामने में है ये वो वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें आप एक ये रास्ता देख रहे हो, ऐसे 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 जल संधि, ऐसे 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 ये निकलता चला गया, कहीं फंसा नहीं, है ना। तो ये जल संधि है, इसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये क्या करता है, साउथ अमेरिका को और टेरा डेल फ्यूगो, ये वाला जो है टेरा डेल फ्यूगो, ये देख रहे हैं, इसको साउथ अमेरिका से अलग करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा, टेरा डेल फ्यूगो को साउथ अमेरिका से कौन सा स्टेट अलग करता है, तो मैगलन स्टेट। या मैगलन स्टेट किस दो भूमि को अलग करता है, तो साउथ अमेरिका और टेरा डेल फ्यूगो, ठीक है। डायरेक्ट पासेस क्या है, तो ये जो पास है इसके नीचे आप जानते हैं, हाँ ये इसके नीचे जो आप जानते हैं अंटार्कटिक द्वीप ये है, ठीक है, ध्रुव है, और वहाँ पे महाद्वीप भी है, ठीक है। तो उस पर बहुत सारा रिसोर्सेज हैं, कल को क्या कहते हैं उससे जो भी रिसोर्सेज निकलेंगे तो उस पर किसका दावा होगा, जो देश नज़दीक होंगे, तो ठीक है। तो अर्जेंटीना नज़दीक है तो अर्जेंटीना अपना दावा देगा, चिली भी बहुत हद तक नज़दीक है तो चिली भी अपना कुछ दावा देगा, ठीक है। तो ये जो फाकलैंड आइलैंड था यहाँ पे आपने देखा था उस मैप में, थोड़ा दूर था, और पिछले मैप में आपने देखा था ना, ये वाला है फाकलैंड आइलैंड, है ना, ये वाला। तो फाकलैंड आइलैंड जो है वो इसीलिए इंग्लैंड अपने पास में रखना चाहता है यूके, कि वहां से वो कब्जा कर सके, किस पे, आपके मतलब कल को जब दावा देना होगा तो वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ड्रेक पासेज जो है स्ट्रेट बिटवीन साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका और साउथ अमेरिका के, यहाँ से बहुत ही तेज क्या कहते हैं पानी की धाराएं बहती है, बहुत फास्ट पानी की धाराएं बहती है, क्योंकि इनको कोई रोक नहीं है। आप जब पूरा वर्ल्ड मैप देखेंगे, शुरू में आपके पास में वर्ल्ड मैप था ना, ये देखिए, ये जो वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ये ड्रेक पासेज हो गया, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये लगातार कहीं अबाध्य रूप से चलता है, ठीक है। तो यहाँ जो पानी है ये बहुत तेज, मतलब कोई धरती का रोक नहीं है, बहुत तेज स्पीड में जाता रहता है। बाकी तो यहाँ पे चौड़ाई भी है, यहाँ पे चौड़ाई भी है, यहाँ पे चौड़ाई भी कम है ना, ड्रेक पासेज के पास में ये जो हिस्सा है ये चौड़ाई भी कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इसकी स्पीड और ज़्यादा होती है। जब नली में कुछ भी होता है तो आप देखते हैं ना, नली जहाँ पे एक पतली हो वहाँ पे स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है, तो वही होता है। अब आपको टास्क है
कि ये जो मैप है इसमें सारे देश कौन कहाँ पे है उसको पहचाने। ठीक है, मैं बताऊं या आप खुद करेंगे? मेरे ख्याल से आप अगर खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ये कौन सा देश है, ये कौन सा है फ्रेंच गयाना, ये कौन सा है सूरीनाम, ये कौन सा है गयाना, ये कौन सा है वेनेजुएला, ये कौन सा है बोलीविया, ये कौन सा है इक्वेडोर, ये कौन सा है पेरू, ये कौन सा है चिली, ये कौन सा है अर्जेंटीना, ये कौन सा है उरुग्वे, ये कौन सा है पराग्वे, ठीक है, ये कौन सा है बोलीविया। तो ये आपको सारी जो कंट्री है इसको आपको खुद से नोट करना है, तब आप जाके इस मैप को आगे सीख पाएंगे सही तरीके से। अब हम जैसा करते हैं हर क्लास के बाद में हम 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ग्रासलैंड किस किस देश का है, कौन सा ग्रासलैंड किस, लायनोस कहाँ का था, अभी आपने देखा कि ये वेनेजुएला में है, सवाना टाइप है। ठीक है, पैम्पास कहाँ का था, अभी आपने देखा अर्जेंटीना में है, ये प्रेरी क्लाइमेट जलवायु है। ग्रैंड चाको कहाँ पे है, बोलीविया में है, 3 देशों से घिरा हुआ है जिसमें बोलीविया ज़्यादा है। ठीक है, तो उस हिसाब से उत्तर हो गया बी, ए का 1, बी का 3, सी का 2। अगला क्वेश्चन है सवाना ग्रासलैंड जो ब्राजील में हाईलैंड में पाया जाता है, सवाना ग्रासलैंड, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो पंपास नहीं, पंपास कौन सा है? पंपास अभी आपने देखा कि वो प्रेरी टाइप वाला जो है अर्जेंटीना में। सेलवास, सेलवास तो घने जंगल है वहाँ पे, कहाँ पे, जो आपका पूरा का पूरा सदाबहार वन है ब्राज़ील का, अमेजन घने जंगल, तो वो हो गया। ठीक है, कंपोस, कंपोस है वही तो है। ठीक है, लानोस, लानोस कहाँ है, ये तो वेनेजुएला में है, ये भी सवाना टाइप है लेकिन ये वेनेजुएला में। आखिरी स्लाइड आज का, लार्जेस्ट लेक कौन है साउथ अमेरिका का? तो टिटिकाका दुनिया का सबसे ऊंचा नेविगेबल है। ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट नहीं है वहाँ का। ठीक है, और ये पोपो जो है उसी के नीचे है। ठीक है, माराकाइबो जो है वहाँ का सबसे बड़ा है। गालापेगोस जो है वो अलग सा द्वीप है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और क्या कहते हैं, आपको जो भी डाउट्स हैं वो कृपया आप मैसेज कमेंट में पूछें, हम आपको सारे डाउट आपके क्लियर करवाएंगे। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है, तो आप टेस्ट सीरीज़ करें। इसके बाद हम अपना क्रैश कोर्स भी लाएंगे एक बार जब ये 60 डेज़ का ख़त्म हो जाए, वो स्पेशली यूपीपीसीएस के लिए होगा। और उसमें यूपीपीसीएस में जो जो हिस्से छूट जाते हैं, जो जो हिस्से यहाँ पे कवर नहीं कर पा रहे हैं, और जो जो हिस्से रिक्वायर्ड हैं जिस पर स्पेशल फोकस देना चाहिए, जैसे ल्यूसेंट और वैसी चीज़ों पे, तो उसमें हम ज़रूर फोकस करेंगे। कल से आपका करेंट अफेयर का भी क्लास रवि रंजन सर लेके आएंगे। तो और मोस्ट प्रोबेबली अब चूँकि एग्ज़ाम ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो हम जो है अब दिन में कोशिश करेंगे 3 क्लासेस लाने का। एक ज्योग्राफी चलता रहेगा, ज्योग्राफी खत्म होगा तो एनवायरनमेंट आ जाएगा, और आपको क्या कहते हैं हिस्ट्री की क्लासेस जल्दी हम लाने वाले हैं, और उसके साथ में आपका करेंट अफेयर। ठीक है, तो ये तीनों क्लासेस चलेंगी, 2 क्लासेस तो मिनिमम चलेंगी ताकि हम आपका एकदम टाइम पे कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो आप लगातार बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।